हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन, यानी जो भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यानी पूरा पेपर एक तरह से आपका बना दिया है और इसका यहाँ पर आपको मिलेगा फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। ठीक है गाइस, इसी तरह से अगर इकोनॉमिक्स भी आपके पास है तो गाइस उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर गाइस जो भी पूरी बुक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में उसका फुल सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें। अब चलिए गाइस यहाँ पर देख लेते हैं समाजशास्त्र के पेपर के लिए पहले अतलग उत्तरीय प्रश्न में डिस्कस करेंगे कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या दिया गया, स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइस आप इस तरह से लिखोगे कि राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार का गठन करना है। निर्वाचन में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वही सत्तारूढ़ दल कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और अन्य दल विरोधी दल कहलाते हैं। ये विरोधी दल सरकार की अनुचित नीतियों की आलोचना करके सरकार को लोकहित का कार्य करने के लिए राजनीतिक दलों का संगठित होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का गठन असंभव हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था एक बार देखिए, क्वेश्चन का अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन था स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइस जो आपके वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी नोट करते चलिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, बहुविकल्पीय प्रश्न लिख लीजिए कि जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है। यानी पूरा पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा, तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है। ऑप्शन मिलेंगे श्रेणी क्रम, उपलब्धि, जन्मजात सदस्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पर है कि जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है। तो श्रेणी क्रम यहाँ पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। अब इसका अगर गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसी तरह से यहाँ पर दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब चलिएगा इसे यहाँ पर एक और अपना बहुविकल्पीय प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है जन्म दर, सेकंड है मृत्यु दर, तीसरा है निष्क्रमण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष बताइए।
तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो दोष। इसके बाद आपको लिखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान तय करने तथा लगान एकत्र करने का कार्य कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ऐसे में ये सरकारी अधिकारी अनेक बार कृषकों का थोड़ा बहुत शोषण करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखोगे, थोड़ा बहुत शोषण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि इस व्यवस्था में लगान एकत्र करने के लिए सरकार को अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते थे। ऐसे में सरकार को काफ़ी अधिक धन खर्च करना पड़ता था। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष बताइए, तो ये इसके दो दोष हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? DN मजूमदार ने, या फिर सोरोकिन ने, या फिर RK मुखर्जी ने। नेक्स्ट ऑप्शन में है MN श्रीनिवास। तो ध्यान रखना है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की? ऑप्शन मिलेंगे BP वाडिया ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, या फिर MN रॉय ने। और नेक्स्ट ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो आपको ध्यान रखना है कि मजदूर संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर लिखोगे भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव, और फिर इसमें आप लिखोगे कि ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। यह कृषि भी जीवन यापन के रूप में की जाती है, परंतु नवीन ज्ञान व तकनीक के द्वारा खेती व्यवसाय के रूप में विकसित होने लगी है। उन्नत बीज, उन्नत खाद और सिंचाई के उपलब्ध नए साधनों ने भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति का श्री गणेश किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी कि बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी। इसमें आप लिखोगे कृषि में निवेश महंगा होने के कारण छोटे तथा सीमांत किसान इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे। वे जीवन निर्वाही कृषक ही बने रहे। इसलिए हरित क्रांति और इसके बाद होने वाली कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन मध्यम एवं बड़े किसानों को मिला जो अपने परिवार की आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादन करने वाले थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन वहाँ पर आपको कौन सा तैयार करना है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले गाइस यहाँ पर देख लीजिए कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। वीडियो को गाइस आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहती हो। ठीक है, तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर ये है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में ही पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन आपका है पैंडेमिक से क्या आशय है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पैंडेमिक से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे उसको देख लीजिए। तो आप लिखोगे कि पैंडेमिक महामारी का एक रूप है। लिख लीजिए, पैंडेमिक महामारी का एक रूप है जो कोई महामारी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करती है। तो उस महामारी को हम पैंडेमिक महामारी या फिर पैंडेमिक नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। इसी के साथ क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, चलिए आप लिख लीजिए। आप लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर
सामान्य व वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से। इसी के साथ गाइस एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और नोट कर लेना है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे। तो सन 1931 की भारतीय जनगणना के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, पहले ऑप्शन देखिए। जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे BS गुहा, SC सरकार, JH हट्टन, हर्बर्ट रिजले। तो 1931 की भारतीय जनगणना के जो अध्यक्ष हैं वो थे JH हट्टन। ठीक है, C नंबर पर जो ऑप्शन बताया था वही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। अब चलिए गाइस इसके बाद यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम आस्क करता है। चलिए उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख चुके हो कि यहाँ पर देख चुके भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइस आप ये तैयार करोगे कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि पैंडेमिक से क्या आशय है, इसका आंसर भी यहाँ पर आप देख चुके हो। और भारत पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। यानी जो गाइस पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को निकालकर इस वीडियो में रखा गया है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको दिए गए हैं सारे ही क्वेश्चन गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए गाइस जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। इसी के साथ कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उन पर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए किन क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर देखा जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब गाइस एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं ताकि अतलग उत्तरीय प्रश्न में वहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको भी यहाँ पर आप देख चुके हो। अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्रीय शासन में भ्रष्टा का बोलबाला होता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन ये भी बहुत ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, चर्चा कीजिए। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आप यहाँ पर आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, हित समूह प्रकार से लोकतंत्र के अभिन्न अंग चर्चा कीजिए। देखिए आंसर आप इस तरह से लिखोगे, किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूहों का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक दल हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन कर सकें। यदि किसी हित समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग राजनीतिक दल बना लेता है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। और फिर आप इस तरह से लिख दोगे कि इसका उद्देश्य वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना है। और आप लिखोगे कि बिना हित समूहों के एक प्रकार्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। इसके बाद एक लाइन आपको और लिख देनी है कि प्रकार्यात्मक लोकतंत्र में हित समूहों का विशेष महत्व होता है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में समूह के कुछ हितों की रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, चर्चा कीजिए। इसका आंसर भी यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ठीक
ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पर ना छोड़ें। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम ने आस्क किए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने देखा। एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर देख लीजिए गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में कुछ देख लेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि पंत निरपेक्षीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए या फिर 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन क्या है, पंत निरपेक्षीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं।